देखो क्वथनांक का उन्नयन, यदि हम इसको देखें तो किस प्रकार से उन्नयन होगा, है ना, किस प्रकार से इसमें उन्नयन होगा क्वथनांक में। तो क्वथनांक क्या होगा, ताप, मान लीजिए हम एक चीज दी गई है इसमें, ये कहता है कि यदि ताप बढ़ेगा, ठीक है ना, ताप बढ़ने पर क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ता है ना, ये नियम है इसका, यदि ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, ठीक है ना। कैसे कैसे बनता है, कुछ मालूम है वाष्प दाब कैसे कैसे बढ़ता होगा? देखो मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई द्रव लिया, है ना, तो देखो हमने कोई द्रव यहाँ पर लिया और इस द्रव का हमने क्या किया, ताप बढ़ाया। मान लीजिए द्रव हमने लिया बेटा यहाँ पे, और इस पे हमने क्या किया, ताप बढ़ाया, ठीक है ना। और ताप बढ़ाने से क्या हुआ, इसका जो वाष्प दाब है वो बढ़ेगा, जो इसका वाष्प दाब होगा वो बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो ये वाष्प में परिवर्तित होगा और उससे क्या होगा, वाष्प दाब भी बढ़ेगा, ठीक है ना। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना आपको कि द्रव का जब ताप बढ़ने पर क्या होता है, वाष्प दाब भी बढ़ता है, याद रखना, ताप बढ़ने पर क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ता है, ठीक है ना। देखो अब वाष्प दाब बढ़ेगा तो ये कहता है कि यह उस ताप पर उबलता है जिस ताप पर क्या होगा, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मैंने कोई भी द्रव हो तभी उबलता है जब क्या होगा, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हमारे पास है 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या हो जाता है, उबलता है, क्योंकि इस ताप पर क्या है, देखो इस ताप पर जल का वाष्प दाब 1.013 बार, यानी कि एक वायुमंडलीय हो जाता है। ध्यान रखना है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, हमें मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का ये ध्यान ये रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो दाब होगा, इसका जो क्या होगा, दाब होगा, ये होता है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर, यानी कि 1.013, ये होता है बेटा वायुमंडलीय दाब, है ना, बार, इतना बार क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जो पानी का जो दाब होगा, वाष्प दाब होगा, वो 1.013 बार हो जाता है, ठीक है, तभी वो उबलता है, अदरवाइज इसने उबलना नहीं था, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब देखो अभी तो हम क्वथनांक उन्नयन की बात नहीं कर रहे, देखो अब ये कह रहा है कि अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति से विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, इसका दाब क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। अब देखो ये इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया, जब हम क्या मिलाएंगे, कोई इसमें क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था पहले, अब हमने क्या किया, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया, कैसा विलेय मिला दिया, अवाष्पशील विलेय। और जैसे हम क्या करते हैं बेटे, इसमें अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, इसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, यानी कि इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, यानी कि वाष्प दाब कम होने का कारण क्या है, ये वाष्प नहीं बनाएगा, कम बनाएगा, है ना। तो कम बनाएगा तो फिर क्या होगा, इसको ताप और देना पड़ेगा, तो ये देखो कम हो जाता है, शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का ताप के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है। अब पहले क्या था, ज्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया। तो जब हम क्या मिलाएंगे बेटा, कोई वाष्पशील विलेय मिलाते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है और क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे आप लोगों को मैंने कल एग्जाम्पल भी बताया था कि मान लीजिए हमने क्या लिया, दाल ली, तो दाल क्या था, पहले हमने इसको गर्म, सिंपल हम पानी के साथ पका रहे हैं, तो पानी के साथ क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा, है ना, उबलेगा। लेकिन अब हमने क्या किया, एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, यानी कि नमक मिला दिया, NaCl, ठीक है ना, इसमें मिला दिया। अब दाल जल्दी गल जाएगी, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा,
बल्कि ये क्या होगा 150 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, क्योंकि इसकी वाष्प दाब में कमी आ गई। वाष्प दाब मैंने जो ये यहाँ पर जो पदार्थ है, यहाँ पर जो इसका वाष्प दाब है, इससे कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएगा, है ना। कम होने से क्या होगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। जैसे हमने NaCl मिलाया तो उससे क्या हुआ, वाष्प दाब में कमी आई, लेकिन क्या हुआ, क्वथनांक बढ़ गया। तो बढ़ने से क्या होगा, दाल जल्दी गल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है, लेकिन उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं कि उदाहरण क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए ये कह रहा है कि सुक्रोज की जलीय विलयन का वाष्प दाब 373.15 केल्विन पर इतना बार है। इधर हम देखेंगे तो 373 पर इतना बार सुक्रोज के जलीय विलयन का, है ना, से कम है। देखो, जलीय विलयन का वाष्प दाब 373 केल्विन पर 1.013 बार से कम है, इससे कम हो जाए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इस विलयन को उबालने पर के लिए ताप को शुद्ध जल के विलायक से क्वथनांक से अधिक बढ़ा करके विलयन को इतना कर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कहा, एक ने कहा कि हमने सुक्रोज का 1 बिलियन बनाया है, चीनी का 1 बिलियन बनाया है। सुक्रोज का क्या बना बेटा, 1 बिलियन बना है। ठीक है ना, इसका वाष्प दाब देखा तो इसका वाष्प दाब कितना था, वाष्प दाब था 373.15 केल्विन पर क्या था, ये 1.013 से कम था। अब इसको उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ताप देना पड़ेगा। इतने बराबर लाने पर, इतना बराबर लाना, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना है, इसको हमें ताप देना पड़ेगा। जब हम ताप देंगे तो स्वाभाविक है इसका क्वथनांक तब बढ़ेगा। तो हमें कितना, इतने तक लाने के लिए इसको ताप देने की जरूरत पड़ेगी, टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमने क्या कर रखा है, शुगर का सॉल्यूशन बना। ठीक हो गया, ये है बेटा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक क्या हुआ, बढ़ा। क्वथनांक क्या हुआ, इसमें बढ़ा। तो अतः हम कह सकते हैं किसी भी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलयन बनाया गया है से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। उसका क्वथनांक क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। क्वथनांक अधिक होगा विलयन का क्वथनांक अधिक होगा और शुद्ध पदार्थ का कम क्वथनांक, है ना। यानी कि मान लीजिए हम कहते हैं कि जल का क्वथनांक कम होगा, लेकिन यदि हम क्या करते हैं, विलयन बनाते हैं, विलयन बनाने का मतलब इसमें क्या होता है, विलेय डाल देते हैं। मान लीजिए हमने किसी विलयन में विलेय को यहाँ डाल दिया, तो इसका जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, इसका क्वथनांक तो कम होगा, लेकिन इसका क्या होगा, अधिक होगा, विलयन का जो बना हुआ। क्वथनांक की बात करें, इसका मतलब क्या होगा बेटा, क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है, ये तो समझने के लिए था। अब कितनी वृद्धि होगी, कितना बढ़ेगा, उसके लिए नियम है बेटा। देखो, ये देख कहता है कि वाष्प दाब के अवनमन के समान ही क्वथनांक में उन्नयन भी विलेय की अणु की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि वाष्प दाब में अवनमन के समान, जैसे हमने वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा, उसी तरह क्वथनांक में उन्नयन भी क्या होता है, विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा था, ऐसे ही क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है, विलेय की जो अणुओं की संख्या है उस पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसमें देखो जैसे कहता है 1 मोल सुक्रोज, हमने क्या लिया, 1 मोल सुक्रोज लिया। सुक्रोज का मतलब होता है चीनी, है ना, को का 100 ग्राम जल में विलयन बनाया। हमने क्या किया, 100 ग्राम जल में उसका विलयन बनाया। ठीक है, और 1 वायुमंडलीय दाब पर
373.52 केल्विन पर उबाला। कितने पे उबाला? 573.52 केल्विन पर उबालता है ना? जल जल उबलता है, ध्यान रखना। 1 ग्राम सुक्रोज, है ना? ये देखो, 1 मोल सुक्रोज का 100 ग्राम जल में विलयन बनाया। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? विलयन क्या होगा? हमने 100 ग्राम जल में 1 मोल सुक्रोज घोले, तो कौन सा होगा? मोलर होगा, मोलल होगा, कौन सा विलयन होना चाहिए इसको? या अन्य कोई विलयन हो? पार्ट पर मिलियन होगा, ग्राम प्रति लीटर होगा, क्या होना चाहिए इस विलयन को? 100 ग्राम जल में हमने क्या किया? 100 ग्राम जल में हमने 1 मोल सुक्रोज को घोला। किस प्रकार का विलयन है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। और बचे बताओ तुम। 1000 ग्राम कहाँ आता है? 1000 ग्राम विलायक कहाँ आता है? समूलता। मोल आता है, वेरी गुड। ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान रखना कि 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। जहां पर 1000 ग्राम विलायक माने जल, यहाँ पर जल लिखा हुआ, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की जो संख्या होती है वो मोललता होती है। मोललता, सही बोला उसने, मोललता। ये होता मोललता। तो देखो, 1 मोल सुक्रोज का 1000 ग्राम जल में विलयन 1 वायुमंडलीय दाब पर 373.52 केल्विन पर उबलता है। ठीक है ना? इतने पे उबलता है। ठीक है ना? यदि कह रहा है कि यदि टीबी नोट, देखो टीबी नोट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। टीबी नोट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। और जो टीबी है वो क्या है? विलयन का क्वथनांक है। टीबी नोट किसका है? टीबी नोट है विलायक। ये क्या है? विलायक का क्वथनांक, क्वथनांक है बेटा। ठीक है ना? लेकिन कैसा वाला विलायक? कैसा है? शुद्ध अवस्था में, अभी कुछ नहीं मिलाया हमने इसमें। लेकिन जो टीबी है, ओनली टीबी, टीबी, ये है विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक, क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। ठीक है? इन दोनों में कौन होगा बेटा? विलायक जब शुद्ध अवस्था में विलायक है, उसका क्वथनांक ज्यादा होगा या विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा? बताओ तो। बताओ बेटा, किसका ज्यादा होगा? विलायक का क्वथनांक ज्यादा होगा या विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा? कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को बताना है किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। अभी मैंने बताया था कि जब हम जल को उबालते हैं, सिंपल जल को उबालेंगे, जल मैंने ये होगा विलायक। ठीक है ना? इसका 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? क्वथनांक होता है। लेकिन जल में जब हम पानी मिला, जल में हम क्या करेंगे, सॉरी, जल में हम जब क्या करेंगे, नमक मिलाएंगे, तो इसका क्वथनांक क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? बोलो बेटा, बोल तो रहे थे तुम, क्या होना चाहिए? घटेगा या बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, माना जल का 100 डिग्री सेल्सियस है और जल में हमने क्या किया, नमक को डाल दिया, तो इसका क्वथनांक बढ़ेगा बेटा। मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमेशा जो शुद्ध अवस्था में विलायक होगा उसका क्वथनांक कम होगा। शुद्ध अवस्था में जो विलायक होगा, ये है शुद्ध अवस्था में विलायक।
विलायक का क्वथनांक शुद्ध अवस्था में ये क्या होता है, कम होता है। और जो विलयन होगा, विलयन का क्वथनांक अधिक होगा, अधिक होगा। क्वथनांक बेटा, क्वथनांक की बात करो। यदि वाष्पदाब देखोगे तो वाष्पदाब इसका कम हो जाएगा और इसका अधिक, उल्टा हो जाएगा। वाष्पदाब एक दूसरे का अपोजिट होता है, वाष्पदाब तो अलग है, लेकिन हम क्वथनांक देख रहे हैं। तो क्वथनांक क्या हुआ, विलयन का अधिक हुआ और जो विलायक है उसका कम हुआ। यदि हम देखेंगे कितना बड़ा क्वथनांक, कितना बड़ा, तो हम क्या करते हैं, विलयन का क्वथनांक कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है इसमें से इसको घटा देंगे, ये तो हमारे पास क्या आएगा, कितना क्वथनांक में उन्नयन हुआ। जब हम क्या करेंगे, विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटा देंगे, तो उससे हमें पता लगेगा क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ। देखो, डेल्टा नोट बी है विलायक का क्वथनांक, और डेल्टा टी भी क्या है, यह है विलयन का। तो कौन ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हुआ, ये ज्यादा, इसका क्वथनांक ज्यादा है, ये क्या है, कम है। तो हमें यदि मान लीजिए क्या निकालना हो, कि क्वथनांक में उन्नयन निकालना हो, तो इस विलयन में से हम क्या करेंगे, विलायक का क्वथनांक घटा देंगे। ठीक है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, देखो क्वथनांक में उन्नयन बराबर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट, टी बी, इस प्रकार से। तो यहाँ हमें ये समझना है बेटा, है ना, यहाँ पे हमें क्या समझना है, देखो डेल्टा टीबी हमें क्या निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन। तो हमने क्या करना, क्वथनांक में उन्नयन बराबर डेल्टा टीबी होता है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, विलयन का क्वथनांक। इसमें क्या होगा बेटा, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है, तो विलयन का क्वथनांक को हम दिखाते हैं टीबी, माइनस, माइनस क्या कर देंगे, जल का क्वथनांक, क्योंकि जल का या विलायक का क्वथनांक कम होता है, टीबी नोट, ये घटा, ये हमारे पास आएगा क्वथनांक में उन्नयन, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये क्वथनांक में क्या हुआ बेटा, उन्नयन हुआ, वृद्धि, इसे कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई कि क्वथनांक में उन्नयन किस प्रकार से आता है। तो ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन हमने निकाल दिया। देखो बेटा, यहाँ पर कहता है कि तनु विलयन में, यदि विलयन तनु है, तनु विलयन में जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है उसको तनु विलयन कहा जाता है ना, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। तो ये कहता है तनु विलयन, तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी, क्वथनांक का उन्नयन इसको हम बोलते हैं डेल्टा टीवी, है ना, विलयन में उपस्थित विलय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है, ये भी किस पर डिपेंड करता है, पहले लाइन में हमने पढ़ा कि वास्तव के क्वथनांक का उन्नयन भी, देखो यहाँ एक लाइन पढ़ी थी हमने, क्वथनांक का उन्नयन भी विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ये पहली लाइन पढ़ी थी। जो क्वथनांक में उन्नयन होगा वो भी क्या करता है, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना, विलेय के, विलेय सॉरी, किस पर निर्भर करता है, विलेय के अणुओं की संख्या पर। अब देखो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये कहता है कि जो तनु विलयन है, तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन, तनु विलयन में क्या होगा, क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, डेल्टा टीवी, कितना उन्नयन होगा, ये तो उन्नयन हुआ, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, इतना तो उन्नयन हुआ, पर कितना होगा, उन्नयन का मतलब हो गया बिलियन में से हम क्या करेंगे, विलय का, विलायक का क्वथनांक घटा देंगे, तो ये तो उन्नयन हुआ भाई, इतना आया, लेकिन कितनी मात्रा में होगा, है ना। तो कहता है कि जो तनु विलयन में जो है क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी विलयन में उपस्थित विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना, ये है तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी विलयन में उपस्थित विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। मोलर यानी कि डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर था,
ये हमें पता है मोलरता के समानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखना, क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो हमेशा मोलरता के समानुपाती होगा। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, यदि हम इसको इस चिन्ह को हटा दें तो यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा के बी छोटा आएगा और एम बड़ा है, ये आएगा एम छोटा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास के बी है बेटा, जो हमारे पास क्या है, के बी क्या है, तो के बी है हमारे पास क्वथनांक उन्नयन का उन्नयन स्थिरांक, इसको हम बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, केबी। इस केबी को हम क्या बोलेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे। केबी को क्या कहा जाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, या दूसरा क्या कहते हैं इसको, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है ना, या इवलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आ जाए। इसका जो केबी की इकाई है बेटा, इकाई माने मात्रक, है ना। तो यहाँ पर आता है के, केल्विन, केजी पर वॉट, है ना। और कुछ जगह पर इसका अलग अलग दिए गए हैं। इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे ही हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा तो हमारे लिए आसान हो गया। ये दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, एक तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी, डेल्टा टीबी, सॉरी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट। ठीक है ना, विलयन का क्वथनांक में से हम क्या कर देंगे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक को घटा देंगे, तो वह कहलाएगा हमारे पास क्वथनांक। ये क्वथनांक में वृद्धि हुई, लेकिन कितनी वृद्धि होगी, तो हम क्या करेंगे, जितनी मात्रा में हम क्या करेंगे, मोल डालेंगे, उतनी मात्रा उसी समानुपात में क्या होगा, उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। ठीक होगी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इस एम को हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो जो हमारे पास डेल्टा टी बी है, और इस एम को यदि हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के और एम। एम का मतलब क्या होता है, मोललता। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के, यदि हम इस एम को तोड़ेंगे तो दो भाग में टूटता है, विलेय के मोल, विलेय के मोल, और बटे में क्या करते हैं, विलाय का भार केजी में। ऐसे तो पढ़ा था हमने, विलायक का भार केजी में, ऐसा हमने पढ़ा था इसको, है ना। इसको विलेय के मोल क्या समझते हैं, मोल बराबर क्या होता है बेटा, क्या होता है मोल बराबर, मोल को क्या कहते हैं, मोल बराबर क्या लिखते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, मोल बराबर विलेय का, हाँ बोलो। सर ग्राम, ग्राम बटे अणुभार। हाँ, विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार, सही बताया बेटा, वेरी गुड। ठीक है ना, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है ना? ये है मोल। ये मोल को यदि हम देखेंगे तो विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है ना, और इसको यदि हम केजी की जगह मिलीग्राम में लिखेंगे, है ना, ग्राम में लिखेंगे, तो बटे 1000 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, के तो हमारे पास है ही, विलेय का ग्राम में भार, इसको हम स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं, है ना। अपॉन क्या है, विलेय का अनुभार हमने कैपिटल एम लिखा, और बटे में क्या किया फिर, विलायक का भार, इसको यदि हम क्या करेंगे, मिलीग्राम में लिखेंगे, है ना, ग्राम में लिखेंगे तो क्या होगा, विलायक का भार, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, और अपॉन 1000 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, और यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल टी। ऐसे भी हमारे पास फॉर्मूला आ सकता है, पर ये हमें निकालना है इसी के आधार। ठीक है ना, इस प्रकार से इसने अलग अलग दे रखा है, M1 M2 अलग अलग, लेकिन दे वही रखा, M2 मोलर द्रव्यमान दे रखा है, ये वाला M2 मोलर द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास, बस हमने थोड़ा फॉर्मूले को अलग ढंग से लिखा हुआ, इन्होंने थोड़ा अलग लिखा हुआ, है ना। इसने यहाँ पर हमने कैपिटल डब्ल्यू कर दिया इसको, विलायक का। ठीक है ना,
इन्होंने M2 विलेय के लिए लिखा, जो हमारे पास विलेय का भार था वो M2 लिखा हुआ। ठीक है, अब इसके आधार पर देखो बेटा, हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, एम का मान भी निकाल सकते हैं। एम का मान है विलेय का भार निकाल सकते हैं, हमने विलेय का भार माना हो ना एम, है ना, तो एम बराबर क्या आ जाएगा, यदि एम बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये वहां चले जाएगा और डेल्टा टी भी नीचे आ जाएगा, के इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन क्या आएगा, डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तो किसी चीज को निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हम समझेंगे अब उसको, है ना, ये फॉर्मूला वही है जो हमने पढ़ा, वही फॉर्मूला है ना। अब देखें यहाँ पर, देखें ये है एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ना, ये देखो, ये कह रहा है कि एक सॉस पैन में 9 ग्राम ग्लूकोज, एक सॉस पैन है, सॉस पैन जानते हैं आप लोग, जैसे फ्राई पैन होता है वैसे ये सॉस पैन है। 9 ग्राम ग्लूकोज लिया, 9 ग्राम क्या लिया, ग्लूकोज, है ना, 9 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला। ये 9 ग्राम ग्लूकोज लिया और उसमें किसमें घोला, 1 केजी, हमने 1 केजी जल में घोला। यानी कि 1 केजी जल में जब हम क्या करते हैं, 9 ग्राम को घोलते हैं तो मोलर सॉल्यूशन कहलाता है, हमेशा ध्यान रखें। 1000 ग्राम विलायक में जब हम क्या करते हैं, कुछ ग्राम को हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को घोलते हैं या विलय को घोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मोलल विलयन कहलाता है। तो ये हमें पता लग गया, ये मोलल है, ठीक है ना। और ये कहता है 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। इसका ताप पूछ रहा है, किस ताप पर यानी कि किस ताप पर उबलेगा। अब ये कह रहा है, ये हमने मिलाया 1 केजी जल में क्या किया, 9 ग्राम क्या मिलाया, ग्लूकोज मिलाया। तो कह रहा है उसका ताप कितना होगा, कितना ताप बढ़ेगा उसमें, डेल्टा टी बी पूछ रहा है ना। तो इसमें हम दो चीज देखो, किस ताप पर उबलेगा, ये कह रहा है जल के लिए केबी का मान कितना होगा, इतना होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, स्मॉल एम होता है, इतना तो हमें पता है, ठीक है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक इंटू ये है। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी। ये तो आ गया हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू, ग्लूकोज की मात्रा जो है स्मॉल डब्ल्यू हो गई 9 ग्राम, है ना, 9 ग्राम हो गए। ग्लूकोज का अणुभार हमें नहीं दे रखा, हमें तो क्या निकालना, देखो इसके आधार पर देखेंगे बेटा, तो डेल्टा टी वी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हमने के बी, है ना, इनटू इसमें क्या आएगा, एम बराबर क्या बताया था अभी मैंने, मोलल बराबर क्या बताया था, मोलल बराबर क्या बताया था बेटा, मोललता की परिभाषा क्या होती है, मोललता बराबर क्या होता है बेटा, मोललता की परिभाषा बताओ, क्या होता है मोललता। विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलय के मोलों की संख्या। बिल्कुल, वेरी गुड। हमने क्या करना है कि विलायक के 1000 ग्राम, यहाँ सिंपल है हमारे पास, ये कहता है मोललता क्या होता है, विलायक के 1000 ग्राम, यहाँ पर विलायक के 1000 ग्राम, इसमें घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, वो मोललता कहलाती है। तो इसका मतलब मोललता क्या हुआ, हम लिखेंगे विलेय के मोल, विलेय के मोल, और बटे में क्या कर देंगे, विलायक का भार के ग्राम में, विलायक का भार और केजी में, ये तो था हमारे पास, है ना, ये तो मोल अंतर हुआ। लेकिन इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। फिर मोल बराबर क्या हुआ, इसके आगे देखें तो मोल बराबर, इस मोल के बराबर क्या हो गई, विलेय के मोल बराबर, बताओ बेटा, सभी को बताना है। मोल बराबर क्या होता है, अभी तो बताया तुमने। ग्राम बटे अणुभार। हाँ, सिर्फ हमें थोड़ा सा ये बोलना पड़ेगा,
मोल में क्या हुआ, से तो होता मोल बराबर, सीधी सिंपल मोल बराबर आता ग्राम में भार, ये ग्राम में भार बटे अणु भार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये विलेय का है, किसका है बेटा, विलेय का, तो हम लिखेंगे विलेय के, देखो का विलेय का ग्राम में भार, ग्राम में भार, और बटे में क्या करेंगे, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ऐसा हुआ, है ना। अब देखो ये तो हुआ इतने का, इस वाले का, लेकिन अभी हमें किसका निकालना है, बटे में क्या करेंगे, देखो विलेय का भार केजी में है, तो हम क्या लिखेंगे, विलेय का भार ग्राम में, क्या लिखेंगे, विलेय का भार ग्राम में निकालेंगे, है ना। और इसके बटे में जब हम 1000 कर देंगे तो अपने आप ही केजी में हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। ये 4 भागों में टूट जाता है, जो ये विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में। इसको हमने स्मॉल डब्ल्यू माना हुआ है, किसको, विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू, इसको मान लेते हैं कैपिटल एम, मान लेते हैं कैपिटल एम मान लेते हैं, है ना। इसको क्या माना, कैपिटल डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू, ये बटे में 1000 हो गया। तो अब हम यहाँ आसानी से इस एम को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। अब हमें पता लग रहा है विलेय के ग्राम में मात्रा स्मॉल डब्ल्यू हो गया, है ना, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, और यहाँ बटे में क्या कर देंगे, देखो कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, ये तो लिखा हुआ हमने, केवल एक फॉर्मेट के रूप में, यदि आप ऐसे भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, जो ये वाला है ना, ये मोल हलता है, ये मोल हलता है, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और हम क्या कर सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम यदि लिखेंगे तो क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू 1000 अपॉन क्या आएगा, कैपिटल। यहाँ हमें सभी चीजें मालूम है, केबी का मान दिया हुआ है, यहाँ केबी लिखना पड़ेगा हमें, है ना, केबी। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू केबी, केबी होता है ना, के बड़ा होगा और बी छोटा होगा, है ना, केबी, है ना, इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 गुणा का चिन्ह है इनके पीछे, है ना, और बटे में क्या आएगा, कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम। ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अब इस फॉर्मूले में मान रखना है, केबी का मान तो दिया हुआ है, केबी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर देखोगे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी का मान दे रखा है 0.45, ठीक है ना, इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान दे रखा है, देखो स्मॉल डब्ल्यू हमारे पास 9 ग्राम ग्लूकोज है, तो 9 ग्राम हम लिख सकते हैं, इंटू 1000 भी लिख सकते हैं, देखो 1000। अब यहाँ पर m बराबर क्या है बेटा, विलेय का अणुभार है। अब हमें ये निकालना पड़ेगा, ये काम तो करना है। ग्लूकोज का सूत्र बताओ बेटा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, बताओ ग्लूकोज का सूत्र बताना आपको, बताओ ग्लूकोज का सूत्र, बिना सूत्र काम नहीं चलेगा यहाँ पर, बताओ, कोई बात नहीं, आप लोग गलत बताएं, कोई दिक्कत नहीं। सर C6H12O6। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बताया इसने, है ना। देखो हम, इसने बताया, ठीक है ना, C6H12 और O6, है ना। तो देखो इसका अणुभार कैसे निकालते हैं, कितने कार्बन है पहले वाले, 6, 6 गुणा गया, एक कार्बन का भार कितना होता है, बोलो, कोई बात नहीं, गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं, भार कितना होता है बेटा, इसका द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान या भार कितना होता है, इसका वजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक के दुगुना होता है लगभग, सर 12। 12, वेरी गुड, है ना, याद ही रखना बेटा, कार्बन का हो गया 12। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है बेटा, सर याद हो, एक ही। बहुत बढ़िया, प्लस ऑक्सीजन कितने बेटा, इसमें 6 है, देखो 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है, याद करो, लगभग दुगुने के बराबर होता है, परमाणु क्रमांक। सर 12। 12 तो इसका हो गया बेटा ना, कार्बन का, सर 16। हाँ वेरी गुड, 16 हो गया, ठीक है ना, ये जाएगा। तो देखो 12 गुना 6, 12 से का 72 होता है, प्लस 12 और जोड़ देंगे, 16 से का कितना होता है बेटा,
6 8 होता है, हाँ? तो इनको जोड़ो। देखो 6 और 2 8 और 2 10 का 0, है ना? हासिल एक हो गई। 9 और 1 10 हो गया। 10 और 1 11 हो गया। 11 और 7 18। यानी कि जो ग्लूकोज है उसका अणुभार कितना है? 180। कितना है बेटा? 180। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो हमने m निकाल दिया, अणुभार हम निकाल सकते हैं। यदि हमें फॉर्मूला मालूम है तो हम उसका अणुभार निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 180। ठीक है। और गुणा क्या आएगा? कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है? देखो हमने कहा कि 9 ग्राम ग्लूकोज 1 केजी में घोला गया। 1 केजी का मतलब है ना, 1 केजी में घोला गया। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना आएगा बेटा? देखो विलेय का विलेय का ग्राम में भार। विलेय कितना है ग्राम में? नहीं, देखो ना यहाँ पर हमने, देखो विलेय का ग्राम में भार, यहाँ पर विलायक आएगा बेटा। ठीक है ना? विलायक का भार केजी में। विलायक का भार केजी में आना चाहिए। विलायक का भार ग्राम में यदि निकालेंगे तो कितना ग्राम में घुला हुआ है? यहाँ 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। 1 केजी का मतलब क्या होगा बेटा? 1000 ग्राम। विलायक का भार ग्राम में, यहाँ विलायक मैंने विलेय लिखा था ना, थोड़ी गलती हो गई थी, है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखना है विलायक का भार ग्राम में 1000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी में घुला हुआ है ना। देखो 1 केजी जल में घोला गया, तो केजी यहाँ पर दिया नहीं तो उसको ग्राम में चेंज कर देंगे, है ना? इस 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 दूने 18, 9 का दूना 18 20, है ना? अब हमने क्या करना है, सिंपल देखो, यदि हम इसको देखेंगे तो हमारे पास आया 0.45 अपॉन 20, है ना? यदि आपको दशमलव में भाग देना कठिन लगता तो क्या करना है आपको? 45/2000 कर देना। आसानी से भाग दे दो, है ना? अब हम कैसे भाग देते हैं, देखो बेटा यहाँ पर 2000 का भाग हमें देना 45 में। 2000 का भाग कितने में देना? 45 में, है ना? 2000 का भाग हम 45 में दे सकते हैं। कैसे कैसे करना है? बहुत आसान तरीका है, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज, घबराएंगे नहीं इनको सॉल्व करने में, है ना? 2000 का भाग हमने 45 में देना है। तो ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान है बेटा, है ना? देखो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। वैसे तो ये बताना नहीं चाहता था, ये छोटी क्लासों में सीखता है गुणा भाग, है ना? लेकिन फिर भी बता दूं, 2000 का भाग हमें कितने में देना? 4500 में देना। तो कैसे कैसे आ सकता है? तो हम क्या करेंगे, 2000, ये हमारे पास 2000 और इसका भाग देंगे 45। तो देखो भाग नहीं जाता, क्योंकि 2000 है, ये 45 है केवल। तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है ना? दशमलव लगाने से जीरो बढ़ा। अभी 450 हुआ, 2000 का भाग नहीं जाता, तो एक जीरो और लगाएंगे और एक जीरो यहाँ पर। अब देखो 4500, 2000 का दुगुना 4000 होता है, तो 2 बार दे दो। 2000 का दुगुना 4000, तो 4000 हमारे पास आ गया। अब बचा कितना? 500। फिर कम हो गया, है ना? फिर क्या करेंगे हम, एक जीरो, अब दशमलव लगाने की जरूरत नहीं, अब एक जीरो, तो फिर 2 बार जाएगा। कितने बार होगा? दो, 4000 हो जाएगा, है ना? अब फिर कितना बचा? एक, है ना? और जीरो जीरो, अभी भाग नहीं जाता, तो एक जीरो और लगा देंगे, क्योंकि 1000 में नहीं जा सकता। तो 5 बार जाएगा, यानी कि 5 दूने 10, तो 10,000 हो गया पूरा, है ना? तो यहाँ पर हमारे जो आंसर आएगा बेटा, ये आएगा 0.0225 मोलर विलियन है। कैसे आएगा? मोलर, क्योंकि मोलरता है, मोलरता के समानुपाती। तो हमेशा ध्यान रखना क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? मोलरता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोलरता के समान। उसमें क्या था, जब वास्तव में अवनमन कितना होता था? विलेय के मोल अंश के बराबर, है ना? वहां पर क्या था? विलेय का जो मोल अंश है उसके बराबर अवनमन हो, है ना? ठीक है ना? जो पहले वाला था, है ना, विलेय का मोल प्रभाज के बराबर, है ना? वहां मोल प्रभाज होता था, वास्तव में जो क्या होता बेटा, अवनमन होता था, है ना? कमी होती थी, वो क्या होता था, और वास्तव में उनके समानुपाती होता था। ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पर हम मोलरता के समानुपाती होता है ना? तो मोलरता के समानुपाती इसमें आता है।
तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, इतने ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना, ग्राम प्रति मोल, ये है इसका आंसर है। ये समझ में आ गया बेटा। इसी प्रकार से मैं, ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है, उसी से बनाया गया क्वेश्चन है ना। ये बनाया गया है, लेकिन भले हो नहीं, सारी चीजें वही है, भाषा वही है, सब कुछ वही है। यहाँ पे हो सकता है मात्राएं अलग अलग, 9 की जगह 18 ग्राम हो सकता है ना, 1 केजी हो सकता है। फिर उसके बाद बार भी वही होगा, यहाँ 45 की जगह थोड़ा चेंज होगा, हो सकता है यहाँ पे 52 ग्राम हो। ठीक है, तो बाकी से वैसे क्वेश्चन हमने कोशिश की बनाने की, है ना। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, उन्नयन किस प्रकार से आएगा, क्वथनांक में उन्नयन किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। अब देखो, वो तो हमने क्या बताया था आप लोगों को कि क्वथनांक में किस प्रकार से, एक मिनट, ये आ गया, तो कितना है, इतना केल्विन हमारा आ गया, डेल्टा टीवी, है ना। अब ये कह रहा है कि किस ताप पर उन्नयन कितना हुआ। यदि हम उन्नयन निकालना चाहेंगे तो उन्नयन भी निकाल सकते हैं। देखो इतना केल्विन हुआ बेटा, इसका डेल्टा टीवी, है ना, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू इतना आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अब उसका कितने ताप पर उबलेगा, है ना। देखो ताप पूरा निकालेंगे, इतना तो बढ़ा उसमें ताप, इतना क्या हुआ, बढ़ा, कितना बढ़ा, 0.0225 केल्विन जो है ताप बढ़ा, ये तो ताप बढ़ा, इतना ताप क्या हुआ, ज्यादा हुआ, इतना ताप बढ़ा बेटा उसमें, है ना। जब हमने क्या मिलाया, 0.9 ग्राम को, ग्लूकोज को 1 केजी में बोला, है ना, तो इतना ताप हमारे पास बढ़ा। अब ये ताप बढ़ा तो कुल कितना ताप हो गया, पहले दिन देखेंगे, ग्लू जो जल का ताप होता है वो 273 केल्विन होता है, कितना होता है, सॉरी 273 नहीं, 373 केल्विन होगा, 373 में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें क्या करेंगे, जो ताप बढ़ा है वो कितना बढ़ा, 0.225 केल्विन बढ़ा, है ना। इसको जोड़ देंगे इसके साथ, तो 5 टू 7 1 373 इतना केल्विन ताप हो जाएगा बिलियन, क्योंकि इतना बढ़ गया है। 100 डिग्री पहले था, अब जो क्वथनांक होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से निकाल, ये सेम को, ये तो शायद नहीं है अभी, 54 वाला, नहीं 52 वाला है, ये वाला है तुम्हारे पास, एनसीईआरटी बुक में ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये दे रखा है, उसी को हमने छोटे छोटे अलग रूपों में तोड़ा है। देखो, सॉस पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया, है ना। इतने बार पर यह दाब किस ताप पर उबलेगा, जल किस ताप पर उबलेगा, है ना, तो हमें ताप निकालना पड़ेगा उसको, आ जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमने आज आप लोगों को पढ़ा है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा। क्वथनांक में सिंपल उन्नयन कैसे होता है बेटा, जब किसी विलायक में जब किसी विलायक में हम विलेय को मिलाते हैं तो उससे क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, उससे क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जब उसका क्वथनांक बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। जो जल का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक था वो कम था, लेकिन जब हमने कोई विलेय पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, तो उससे क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि। ठीक है ना, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हाल है। नेक्स्ट इसके बाद है दूसरा, हिमांक में अवनमन। इनके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, ठीक है ना, बाद में करते रहेंगे। ठीक है ना, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें, हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी, हिमांक में कैसे कमी आ सकती है ना, तो हमें हिमांक में कमी को देखना है। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हिमांक में कमी, अवनमन है, किस प्रकार से अवनमन होगा, हिमांक में अवनमन। यहाँ पर देखो हिमांक में अवनमन क्या होता है, थोड़ा वैसे समझ लेते हैं। हिमांक में अवनमन क्या होता है बेटा, कि जब हम किसी द्रव में क्या ठोस में द्रव में कोई ठोस में मिलाएंगे, है ना, किसी द्रव का वह ताप जिस पर क्या होगा, कोई ठोस द्रव अवस्था में आ जाता है ना।
मान लीजिए हम हिमांक में अवनमन, कोई ठोस था हमारे पास, उसका माने हिमांक में कमी आ जाए, है ना, और हिमांक घट जाए, तो उसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, इसको मैं कल बताता हूँ आप लोगों को।